सर्विस केमिस्ट्री में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सर्विस केमिस्ट्री, ठीक है, सर्विस केमिस्ट्री शायद हमने कैटलिस्ट तक खत्म कर दिया था। कैटलिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था क्या? डिड वी डिस्कस एंजाइम्स, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। एक कैटलिस्ट जो है वो पाथ चेंज करता है, ठीक है, और उसके अलावा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी वो चेंज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड थ्योरी ऑफ अ कैटलिस्ट, थ्री थ्योरीज, ठीक है, ठीक है। Theory of a catalyst we had also discussed. Apart from that we had discussed enzymes. Enzymes are also called as biochemical catalysts. फिर उसके कुछ characteristics and some common enzymes. Again आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है. The most common ones invertase and pepsin. ठीक है, typically अगर आप ये दोनों याद रख लो तो इतना काफी होता है. Okay, so we were going to start with colloids. ठीक है, colloids और colloidal state. ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या समझना है? What is a colloid? Colloid is a phase. फेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आप सपोज करो कंपाउंड लेते हो H2O, अब H2O जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, या वो वेपर भी हो सकता है. तो सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर आर नियरली फेजेस. सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर आर नियरली फेजेस ऑफ H2O. तो कोलॉइड जो है, कोलॉइड इज ऑल्सो जस्ट अ फेज. आप हो सकता है किसी और फेज से कोलॉइड में आओ, या कोलॉइड से लेके आप किसी और फेज में जाओ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कोलॉइड का डेफिनेशन क्या है. अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम. हेट्रोजेनस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि दोनों फेज जो है वो सेम नहीं है, या मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. इट कैन मीन आइदर. टिपिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि आपका मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. सो अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच वन फेज इज डिस्पर्स्ड. डिस्पर्स्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड. इन विच वन फेज इज डिस्पर्स्ड, which is called as dispersed phase, as very fine particles in another substance called as dispersion medium. ठीक है, सिंपल सा ये कि a colloid is a heterogeneous system. सबसे पहली बात इतना, colloid is a heterogeneous system. Now it contains, or it generally contains of two substances. First is called as a dispersed phase. The second is called as a dispersion medium. डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो जैसे कि आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच वन. ठीक है, क्या चीज किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या सॉल्वेंट सॉल्यूट में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ठीक है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता है. कोलॉइड इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. कोलॉइड इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज जो है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज सिमिलर टू सॉल्यूट. डिस्पर्शन मीडियम जो है दैट इज सिमिलर टू सॉल्वेंट. ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा. अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस और इन विच द सॉल्यूट इज डिस्पर्स्ड इन सॉल्वेंट. क्लियर हुआ ये सभी को डेफिनेशन? Dispersed phase is similar to solute, dispersion medium is similar to solvent. इसके आगे आप कभी भी इसको हो सकता है फुल डिस्पर्स्ड फेज ना देखो, आप सिंपली इसको शॉर्ट में डीपी देखो. ठीक है, तो दिस वन विल बी डीपी, दिस वन विल बी डीएम. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज डिस्पर्स्ड फेज है, क्या चीज डिस्पर्शन मीडियम है. जो आपके पास ग्रेटर क्वांटिटी में है, जो आपके पास ग्रेटर क्वांटिटी में है दैट इज जनरली योर डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है, जैसे कि अगर आप शुगर एंड वाटर मिक्स करते हो, अगर आप शुगर एंड वाटर मिक्स करते हो तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो सॉल्वेंट आएगा, शुगर जो है वो सॉल्यूट आएगा. तो इन दिस केस आल्सो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि ये जो पार्टिकल्स है दीज आर ऑल डिस्पर्स्ड फेज, एंड जिसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो दैट इज योर डिस्पर्शन मीडियम. क्लियर? फिर देखो इसके बाद अभी तक हम जितना भी डिस्कस करते आ रहे हैं हम हर बार सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइड? ठीक है, अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो सिर्फ फेज होता है कि आप एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हो. तो उसी तरह से सॉल्यूशन एंड कोलॉइड जो है वो सिंपली एक फेज है. ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या होता है. इन अ सॉल्यूशन,
In a solution the constituent particles are ions or small molecules. ठीक है, in a solution the constituent particles are ions or small molecules. खत्म. In a colloid the dispersed phase consists of many particles. अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको ऐसे ही समझो, जैसे कि सपोज करो अगर आपने शुगर ऐड किया है इन वाटर, ठीक है, अगर आपने शुगर ऐड किया है इन वाटर, तो आपने द मोमेंट ऐड किया है शुगर पार्टिकल्स का साइज जो है वो लार्ज रहेगा. द मोमेंट आपने पानी में शुगर डाला है उस पॉइंट पे शुगर पार्टिकल्स का साइज जो है वो लार्ज रहेगा. फिर धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे जैसे शुगर डिसॉल्व होता जाएगा उसी शुगर पार्टिकल का साइज जो है वो डिक्रीज करता रहेगा. ठीक है, इनिशियली दे वर लार्ज, फिर दे विल बिकम स्मॉलर एंड आफ्टर दैट दे विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल. समझ में आ रहा है सभी को? हाँ ना. ठीक है, तो ये जो इन बिटवीन फेज होता है, ठीक है, जो इन बिटवीन फेज जहां पर की पार्टिकल्स आर नॉट वेरी लार्ज एंड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्मॉल, तो जो इन बिटवीन वाला फेज है दैट इज कॉल्ड एज योर कोलॉइड. ठीक है, एंड जहां पे पार्टिकल्स बिकम वेरी स्मॉल दैट इज कॉल्ड एज योर सॉल्यूशन. ठीक है, तो इन अ सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, इन अ कोलॉइड पार्टिकल्स आर लार्जर देन दैट ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, आप इसको कैसे समझोगे? अच्छा, इसको देखने से पहले आप पहले यहाँ पे देखो, देर आर थ्री फेजेस. जैसे कि आप सॉलिड लिक्विड गैस बोलते हो वैसे ही यहाँ पे तीन फेजेस होते हैं. द फर्स्ट फेज इज सॉल्यूशन, द सेकेंड फेज इज कोलॉइड एंड द थर्ड फेज इज सस्पेंशन. ठीक है, अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है. सॉल्यूशन के केस में द पार्टिकल साइज इज स्मॉलेस्ट, कोलॉइड के केस में द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन एंड सस्पेंशन के केस में द पार्टिकल साइज इज लार्जेस्ट. आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट, कोलॉइड इन बिटवीन, सस्पेंशन लार्जेस्ट. अब देखो आप पिछला वाला देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप ए को देखते हो, तो ये कौन सा आएगा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलॉइड? करेक्ट, आपका ए जो है वो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे सी क्या आएगा बताओ? करेक्ट, सस्पेंशन. एंड यहाँ पे कोलॉइड जो है वो आपका बी आ जाएगा. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो अब देखो सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन, ये दिस इज सेम एज आपने शुगर जस्ट ऐड किया है तो पार्टिकल साइज लार्ज है, फिर धीरे धीरे करके पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल होता रहेगा एंड फिर फाइनली जब ये डिसॉल्व कर जाएगा तो पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज अ कोलॉइड. सस्पेंशन जो है, हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे भी पढ़ो एज प्रेसिपिटेट. ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब वो चीज कंप्लीटली सॉलिड फेज में आ गया हो या जब वो लार्ज सॉलिड फेज में आ गया हो. तो सस्पेंशन जो है, यू में ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि आप सस्पेंशन भी पढ़ो या हो सकता है कि आप प्रेसिपिटेट भी पढ़ो. ठीक है, देखो तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल साइज आर स्मॉल, कोलॉइड के केस में इन बिटवीन एंड सस्पेंशन के केस में दे आर लार्ज. ठीक है, इसके आगे के जो डिफरेंसेस वो हम आगे करेंगे. सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, साइज डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इसके आगे डिफरेंसेस जो है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वी विल सी दिस लेटर. अब उसके अलावा देखो, हाउ डू यू क्लासिफाई कोलॉइड्स? नाउ कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन थ्री बेसिस. ठीक है, कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने का तीन तरीका होता है. फर्स्ट इज फेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, लिक्विड या गैस में है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस में है. ठीक है, तो ऐसे में जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें कितने वेराइटी पॉसिबल है बताओ, उसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया गया मैंने. डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है. डिस्पर्शन मीडियम जो है ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है. तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ? अरे क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया क्या? राइट, अगर इसका तीन है एंड इसका तीन है तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुआ. ठीक है, तो अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दे आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है, डिस्पर्स फेज सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड गैस, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है,
अब अगेन आइडियली तो आपको ये टेबल परफेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। आइडियली दिस टेबल शुड बी परफेक्टली मेमोराइज्ड। हाउएवर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो है दैट इज सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड इन लिक्विड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा एक और आता है इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड। ये तीन तो आपको परफेक्टली याद होना ही चाहिए, ठीक है। आइडियली यू शुड रिमेंबर ऑल, बट ये तीन तो आपको डेफिनेटली याद होना ही चाहिए। So when solid is dispersed in solid, it is called as solid sol, ठीक है। इसका कॉमन एग्जांपल जो है होगा alloys। alloys में क्या होता है कि आप मेटल को मेटल में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, when solid is dissolved in liquid, it is called as a sol। ये sol जो है this is not a short form of solution। ये solution का short form नहीं है, यहाँ पे sol का मतलब सिर्फ sol ही है। So whenever you dissolve solid in liquid, it is called as sol. Whenever you dissolve solid in gas, it is called as aerosol। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। एंड डस्ट पार्टिकल्स जो है वो थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज एन एरोसॉल। एरोसॉल इज सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। सिमिलरली और भी देखो वेराइटीज है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस एक्सेट्रा। अगर आप काउंट करोगे तो ये कितना आ रहा है बताओ। अगर आप इस चीज को काउंट करोगे तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। हाँ वापस काउंट करो। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 8 आएगा। कौन सा मिसिंग है बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा मिसिंग है। यहाँ पे गैस इन गैस जो है वो मिसिंग है। गैस इन गैस मिसिंग क्यों है? क्योंकि अगर आप दो गैस को मिक्स करते हो, अगर आप दो गैस को मिक्स करते हो तो उस केस में वो और हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं रहेगा, इट बिकम्स अ होमोजेनस मिक्सचर। अगर आप दो गैस को मिक्स करोगे तो वो हमेशा एक होमोजेनस मिक्सचर ही फॉर्म करेगा। एंड कोलॉइड का डेफिनेशन क्या है? इन केस ऑफ कोलॉइड द डेफिनेशन इज इट इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम, ठीक है। which is why gas in gas is not considered to be a colloid। clear? gas in gas is not considered to be a colloid। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज। now one of the ways of classification was phase of dispersion phase and dispersion medium, जो just हमने अभी डिस्कस किया। after this the another method of classifying is force of interaction between dispersed phase and dispersion medium। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। या फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक को ऐसे भी बोला जाता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। एयर हेटेरोजेनस मिक्सचर कब से हो गया? ठीक है, एयर मिक्सचर होता है, एयर हेटेरोजेनस मिक्सचर नहीं होता है। और हेटेरोजेनस का मतलब यहाँ पे हेटेरोजेनस का मतलब अलग हो गया। हेटेरोजेनस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप एयर का सैंपल आपके घर पे लोगे वर्सेस अगर आप एयर का सैंपल मदर्स पब्लिक स्कूल में लोगे तो उसका परसेंटेज जो है वो अलग अलग आएगा। तो इन दैट सेंस इट इज हेटेरोजेनस। बट अगर आप एक रूम में लेट्स से अगर आप रूम में परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वैसे केस में वो परफ्यूम जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, तो इट फॉर्म्स अ होमोजेनस मिक्सचर। Okay, so in the second case, yeah, in the second classification of force of interaction between dispersed phase and dispersion medium, the force of interaction can be strong or the force of interaction can be weak, or they can have attractive forces or they can have repulsive forces। ठीक है, तो ऐसे केस में अब देखो these are classified in two categories, lyophobic एंड लायोफिलिक। इसमें से कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स वाला होगा बताओ। अट्रैक्टिव। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो फोबिक वर्ड होता है, ठीक है, फोबिक वर्ड का मतलब क्या होता है? दूर जाना,
ठीक है, या अवॉइड करना, ठीक है। आप सभी ने एटलीस्ट, आप सभी को एटलीस्ट एक वर्ड आता है, आप सभी को हाइड्रोफोबिक वर्ड आता ही आता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? करेक्ट, हाइड्रोफोबिक इज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। ये अगर कोई भी सब्सटेंस को हाइड्रोफोबिक बोला जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो वाटर को अवॉइड करता है या वो वाटर रिपेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लायोफोबिक इज रिपेलेंट और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, लायोफिलिक इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो जहां पे आपको लायोफिलिक दिया गया है उसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। जहां पे आपको लायोफोबिक दिया गया है वहां पे उसका मतलब होगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक या देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जितना भी पॉइंट है वो आप सिर्फ इसी बेसिस पे समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस है, यहाँ पर जो है सारे रिपल्सिव फोर्सेस है, ठीक है। देखो, अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, अगर कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो उनको ऐड करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? करेक्ट। एंड अगर दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस है तो डिफिकल्ट, करेक्ट। तो देखो लायोफिलिक के केस में इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक के केस में दे हैव अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन केस ऑफ लायोफोबिक दे आर नॉट इजीली प्रिपेयर्ड और दे कैन नॉट बी इजीली प्रिपेयर्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैव रिपल्सिव फोर्सेस और दे हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। उसके अलावा बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स व्हिच इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली। तो देखो, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल, लायोफोबिक सॉल्ट्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर नेक्स्ट देखो रिवर्सिबिलिटी। सपोज करो सपोज करो कि इनिशियली ए एंड बी के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड है, ठीक है। सपोज करो कि ए एंड बी के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड है, आपने उस बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है। ए एंड बी वर ऑलरेडी बॉन्डेड, यू डिसाइडेड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब अगर ए बी वापस से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है तो दिस विल बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल। आपने बॉन्ड ब्रेक किया और अगर वो खुद से बॉन्ड वापस से बनाना चाहता है तो दिस कॉल्ड एज रिवर्सिबल। तो बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स कौन सा वाला रिवर्सिबल आएगा? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स वाला ही रिवर्सिबल आएगा। इन दिस केस लायोफिलिक सॉल्ट्स आर रिवर्सिबल, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर रिवर्सिबल whereas लायोफोबिक सॉल्ट्स आर इरिवर्सिबल। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये जो है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, दिस वन यू हैव टू मेमोराइज। विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, दिस यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। इन दिस केस विस्कोसिटी इज नियरली द सेम, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। लायोफोबिक, लायोफोबिक जहां पर कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और रादर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो वैसे केस में सॉल्वेंट जो है वो अपना नॉर्मल प्रॉपर्टीज रिटेन करता है, क्योंकि सॉल्वेंट में आप दूसरा चीज ऐड करो कि नहीं करो सॉल्वेंट को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। whereas in case of lyophilic viscosity is higher but surface tension is lower, this you have to memorize, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। हमने हाइड्रेशन जो है वो शायद या तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया होगा या तो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? बताओ। हाइड्रेशन इज, या जब मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में होता क्या था? करेक्ट, हीट रिलीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। एंड हीट रिलीज क्यों होता था? क्योंकि जो आयंस है, ये जो सब्सटेंस है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव व्हिच विल फॉर्म बॉन्ड्स, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल्स है या जो आपका लायोफिलिक है, दीज आर हाईली सॉल्वेटेड और दीज आर हाईली हाइड्रेटेड, वेयरएज जो आपका रिपल्सिव फोर्सेस वाला है या जो लायोफोबिक वाला है, दीज आर लेस सॉल्वेटेड, ठीक है, एज दे हैव वेरी लेस एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है।
उसके अलावा देखो बाकी दो पॉइंट्स जो है वो सिंपल है, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि चार्ज इज पोजेस्ड बाय charge is possessed by lyophobic particles. Lyophobic particles always carry either a positive charge or a negative charge, whereas Lyophilic particles may or may not contain charge. ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी जो है ये वाला हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा विजिबिलिटी एंड कोएगुलेशन आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहां तक आपको डिफरेंसेस समझ में आए? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी के लिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी के केस में लायोफिलिक मोर स्टेबल, रिवर्सिबिलिटी के केस में लायोफिलिक आर रिवर्सिबल। हाइड्रेशन के केस में लायोफिलिक आर रिवर्सिबल। चार्ज के केस में लायोफोबिक, चार्ज के केस में लायोफोबिक कैरी चार्ज, लायोफिलिक मे और मे नॉट कंटेन चार्ज। ये पॉइंट जो है ये आगे काम आएगा। फिर इसके अलावा देखो दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। वन फैक्टर इज फेज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, सेकंड इज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग और वीक, लास्टली इट इज नेचर ऑफ डिस्पर्शन पार्टिकल्स। डिस्पर्शन पार्टिकल जो था वो सॉलिड था या डिस्पर्शन पार्टिकल जो था वो सॉल्यूट था या सॉल्वेंट था? डिस्पर्शन पार्टिकल जो है दैट वाज सॉल्यूट। ठीक है, डिस्पर्शन पार्टिकल इज सॉल्यूट। आप ऐसे याद रख सकते हो मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? जिस चीज में रिएक्शन हो रहा है। तो डिस्पर्शन मीडियम इज योर सॉल्वेंट। डिस्पर्स्ड फेज, किस चीज को आप डिस्पर्स कर रहे हो, दैट इज योर सॉल्यूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो dispersed phase can be classified into three categories. First is macromolecular, second is multimolecular, third is associated. ठीक है, सबसे पहले मैक्रोमोलिकुलर देखते हैं। अगर सपोज करो मैं आपको दो वर्ड बोलूं, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो, तो विच इज लार्जर? करेक्ट, मैक्रो वर्ड जो है मैक्रो इज लार्जर। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे फॉर्म क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कोलॉइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू फॉर्म कोलॉइड्स। इन केस ऑफ कोलॉइड्स एज यू रिमेंबर, यहाँ पे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल साइज जो है वो लार्जर है। ठीक है, सो इन केस ऑफ कोलॉइड्स यू रिक्वायर स्लाइटली लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे माइक्रोमोलिकुलर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैक्रोमोलिकुलर। क्यों? क्योंकि मैक्रोमोलिकुलर का साइज क्या होता है? दीज आर लार्जर। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स आर व्हेन द पार्टिकल साइज देमसेल्फ आर लार्ज। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, ठीक है, इसका साइज क्या है? इसका साइज इज वेरी लार्ज। जैसे कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, इसका साइज क्या है? इसका साइज इज आल्सो वेरी लार्ज। तो दीज काइंड ऑफ कोलॉइड्स, अगर आप इस चीज को वाटर में डिसॉल्व करोगे या अगर आप इस चीज को डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व करोगे, तो दीज फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर में द मॉलिक्यूल देमसेल्व्स आर वेरी लार्ज। नेक्स्ट इज मल्टीमोलिकुलर। मल्टीमोलिकुलर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स खुद जो है वो छोटे होते हैं। मल्टीमोलिकुलर में मॉलिक्यूल्स खुद जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन अगेन देखो कंडीशन क्या है कि दीज पार्टिकल्स मस्ट बी लार्जर। ठीक है, या कोलॉइड के केस में इट मस्ट बी लार्जर। तो मल्टीमोलिकुलर में होता क्या है कि ये जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, these small particles come together or these small particles bond together to form a colloidal size particle. ठीक है, तो this is called as multimolecular. ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आपके पास एक्चुअल में मॉलिक्यूल साइज जो है, these are small. ठीक है, but these molecules do not exist independently. ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो ये एक सिंगल पार्ट जो है, दिस इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। देखो एक और बात, डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस यहाँ पे देखो क्या है कि आपके पास जो मैक्रो मॉलिक्यूलर था उसमें मॉलिक्यूल का साइज खुद ही लार्जर था। जो आपके पास मल्टी मॉलिक्यूलर है, जो आपके पास मल्टी मॉलिक्यूलर है वहां पे मॉलिक्यूल का खुद का साइज जो है वो स्मॉल है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है। तो ओवरऑल इस चीज का जो साइज है, ओवरऑल इस चीज का जो साइज है, नाउ दिस इज द साइज ऑफ अ कोलॉइड। इज दिस क्लियर? मैक्रोमोलिकुलर, आप आपके पास हजार एग्जांपल है। कोई भी प्रोटीन या डीएनए, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटीन्स आर कंसीडर्ड टू बी मैक्रोमोलिक्यूल्स, या जितने भी पॉलीमर होते हैं या स्टार्च या या स्टार्च हो गया या सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टू बी मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट एंजाइम्स। एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स जो है वो आपके प्रोटीन्स में ही आता है, तो इवन एंजाइम्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? ठीक है। एंड लास्टली जो है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो है, एसोसिएटेड कोलॉइड जो है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप शॉर्ट में समझ लो एसोसिएटेड कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है। अगर आप कभी भी एक एसोसिएशन बोलते हो तो एसोसिएशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस what would be the difference between multimolecular and associated? ठीक है, so in that case I have a video, let me show you a video. One second. ठीक है, so look at this video. पहले आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद जाके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी मॉलिक्यूल साइज जो है दीज आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे मॉलिक्यूल साइज जो है दीज आर वेरी स्मॉल, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, अब आप वीडियो देखते रहो। अब यहीं पे क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग एज अ क्लम्प और एज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे एक कोलॉइड पार्टिकल जो है वो मल्टीपल मॉलिक्यूल से बना हुआ है। आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड के केस में आपके पास जो पार्टिकल साइज है या जो मॉलिक्यूल साइज है वो खुद ही बहुत ही लार्ज है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये चेन जो है ये तो इनफाइनाइट एक्सटेंड करता जाएगा। सिमिलरली ये चेन जो है ये भी अगर आप देख रहे हो तो ये इनफाइनाइट एक्सटेंड करता रहेगा। सेम इन दिस केस, so these are all macromolecules when the molecules themselves are very large. क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ ना? ठीक है, फाइनली देखो जहां पे आपका एसोसिएटेड आता है, ठीक है, अब एसोसिएटेड के केस में देखो क्या है। इन केस ऑफ एसोसिएटेड इनिशियली, in case of associated initially it is forming a true solution. This is a very important point. Associated के केस में initially it is forming a true solution. ठीक है, under certain conditions, अंडर सर्टन कंडीशन, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अंडर सर्टन कंडीशंस इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, अंडर डिफरेंट कंडीशंस इट फॉर्म्स अ कोलॉइड। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन हाई करते हो तो इट टर्न्स इनटू अ कोलॉइड। एंड द सेकंड कंडीशन इज टेम्परेचर, उसके लिए टेम्परेचर का भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, तभी जाके वो कोलॉइड में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट लुक एट द वीडियो। इनिशियली दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रू सॉल्यूशन अंडर लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर देखो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, if you increase the concentration then these molecules come together to form a colloid. सभी को समझ में आया ना? ठीक है,
अच्छा, अब आप अपने खुद के वर्ड्स में बताओ, ठीक है, आप खुद के वर्ड्स में बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड, बताओ। डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड। करेक्ट। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में कुछ कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, एब्सोल्युटली राइट। एसोसिएटेड के केस में आपको कुछ कुछ कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है, वेयरएज मल्टी मॉलिक्यूलर के केस में, मल्टी मॉलिक्यूलर के केस में वो चीज पहले से ही एग्जिस्ट करता है। मल्टी मॉलिक्यूलर के केस में इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, मल्टी मॉलिक्यूलर के केस में इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ कोलॉइड। इन केस ऑफ एसोसिएटेड at low concentration it behaves as a true solution, ठीक है, मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ। associated under lower concentration behaves as a true solution under higher concentration, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होते हैं, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो टर्म है, यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं सीएमसी। सीएमसी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी। मिसल इज ये जो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है, these particles are called as missiles, ठीक है, these particles are called as missiles। तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका कि सीएमसी का वैल्यू, जिसका कि क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से 5 मोलर, दैट इज लेट्स से 5 मोलर। तो अगर अभी आपने उतना ही सॉल्यूट डाला है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, अभी के लिए आपका ऑरेंज एंड ब्लू पार्टिकल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए, सिंस ओनली ब्लू पार्टिकल्स हैव एग्रीगेटेड, ओनली द ब्लू पार्टिकल्स वुड बी कंसीडर्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। अच्छा, इन एनी केस, तो सपोज करो अगर सीएमसी का वैल्यू जो है वो 5 मोलर है, अगर सीएमसी का वैल्यू जो है अगर वो 5 मोलर है, तो 1 मोलर हो, 2 मोलर हो, 3 मोलर हो, 4 मोलर हो, इट विल ऑलवेज बिहेव एज अ, जब तक 5 मोलर के नीचे तब तक इट विल बिहेव एज अ ट्रू सोल्यूशन, करेक्ट। जब तक वो सीएमसी के नीचे है तब तक इट विल बिहेव एज अ ट्रू सोल्यूशन, एंड जैसे ही वो सीएमसी के ऊपर जाता है it will behave as an associated colloid, the particles will come together and form a missile, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इज यस, सीएनसी जो है वो आपका मटेरियल टू मटेरियल वैरी करेगा, ठीक है। हो सकता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए सीएमसी अलग है, दूसरी मटेरियल के लिए सीएमसी जो है वो अलग आएगा। So there are two conditions. First condition is that of concentration. The second condition is that of temperature. यहाँ पे जैसे यहाँ पे CMC नाम दिया है, वैसे ही टेम्परेचर के केस में नाम होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्राफ्ट विद अ के, ठीक है। यहाँ पे क्राफ्ट जो है उसकी स्पेलिंग के से है, आपको ध्यान में रखना है। So there are two conditions for the formation of associated colloids. First, it must be above CMC. Second, it must be above Kraft temperature. अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एक और बार देखो। फॉर एसोसिएशन, और मिसल फॉर्मेशन, for association or missile formation there are two conditions. First condition is that of concentration which is called as CMC, CMC को exceed करना चाहिए। Second condition is that of temperature which is also called as Kraft temperature, Kraft temperature को भी exceed करना चाहिए, ठीक है। These are the two conditions. So we'll stop here, we'll stop and we'll do a quick revision. ठीक है, देखो कोलॉइड्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया। कोलॉइड्स में हमने डिस्कस किया कि कोलॉइड इज जस्ट अ फेज, ठीक है। इसके केस में, कोलॉइड्स के केस में द पार्टिकल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर टू phases or there are two substances, dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase is same as solute, dispersion medium same as solvent. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था there are three kinds: solution, colloid, suspension.
उसके अलावा हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। 3 तरीके से आप क्लासिफाई करते हो, फेज ऑफ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अगर आप इस तरह से क्लासिफाई करते हो तो कितने मेथड्स फाइनली आए थे बताओ, यहाँ पे फाइनली कितने मेथड्स आए थे? फाइनली करेक्ट, फाइनली यहाँ पे आए थे 8 मेथड्स, ठीक है। एंड व्हाट वाज द कोलॉइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कॉल्ड? अगर इसको ध्यान में है तो शाबाश, लिक्विड इन लिक्विड वाज कॉल्ड एज एमल्शन, वेरी गुड, ठीक है। what was let's say what was solid in solid called? Correct. What was solid in liquid called? Correct. What was solid in gas called? शाबाश, एनसीईआरटी लेके बैठे हो क्या? वेरी गुड, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट वाला इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ पे हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया था, विच वर, क्या क्या नाम था बताओ? सेकंड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के केस में क्या क्या नेम थे, क्या क्या नेम थे? करेक्ट, फर्स्ट वाज लायोफिलिक, सेकंड वाज करेक्ट between lyophilic and lyophobic, which one always carries charge? Correct, lyophobic always carries charge. Which one is more stable? Correct. Which one is not reversible? Correct. In which case viscosity remains same? करेक्ट, ठीक है। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस है ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा फाइनली आपका नेचर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स, ये भी हमने डिस्कस किया। देयर आर 3 काइंड्स, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड। इज एवरीबॉडी क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, so we'll stop here.